तो बच्चे मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं या ध्यान करना, या मस्ती के साथ ध्यान करना? तो ध्यान से क्या होता है, जब वो सीखते हैं कि अपने साथ कनेक्शन, तभी वो मस्ती एंजॉय कर पाएंगे बाहर, जब अपने साथ वो बैठ पाएंगे। और ध्यान करने से होता क्या है कि जब वो बैठते हैं, समझते हैं अपने आप को, उनको फिजिकल लाइफ में और वो एंजॉय करना देखना शुरू करते हैं। हम सबके साथ तो समय बिताते हैं, पर अपने साथ नहीं समय बिताते हैं, तो वो बिताना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो उनको समझ आता तो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ों पे मेरे को काम करना है, तो उसके लिए मुझे ध्यान करना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में शुभांगी जी से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझे भी हम, परंतु अभी भी जानना और समझना दोनों बाकी है। तो आइए मिलकर एक बार फिर से स्वागत करते हैं शुभांगी जी का। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा से आमंत्रण देने के लिए। धन्यवाद। तो शुभांगी जी, आपसे हमने बहुत कुछ जाना, कुछ और जानना चाहते हैं बच्चों के विषय में। आपने बच्चों के साथ एक एपिसोड किया था, पूरी सीरीज की थी मस्ती की पाठशाला। उसमें बहुत से बच्चों को आपने ध्यान सिखाया, उनके साथ मस्ती करी। तो बच्चे मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं या ध्यान करना, या मस्ती के साथ ध्यान करना? और ध्यान करने में उनको क्या इंटरेस्ट आता है? क्योंकि ध्यान में तो आपको शांत बैठना है और मस्ती में तो आपको सिर्फ खेलना कूदना है। तो कैसे बच्चे ध्यान में आ पाते हैं? विभा जी, जैसे कि बच्चे, बिल्कुल आपने कहा कि मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ध्यान को भी हम ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो भी एक मस्ती के रूप में उनको दिखता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि हर काम हम करते हैं, उसमें मस्ती अपना पैशन लेकर आना चाहते हैं। तो ध्यान से क्या होता है, जब वो सीखते हैं कि अपने साथ कनेक्शन, तभी वो मस्ती एंजॉय कर पाएंगे बाहर, जब अपने साथ वो बैठ पाएंगे। तो वो हम सिखाते हैं, जिसमें बच्चे ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से होता क्या है कि जब वो बैठते हैं, समझते हैं अपने आप को, तो उनको फिजिकल लाइफ में और वो एंजॉय करना देखना शुरू करते हैं। उनको समझ आता है कि कैसे मैं ध्यान करके जो भी चैलेंजेस या जो भी डर आते हैं बच्चों के, कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, या एग्ज़ाम आने वाले उसका फ़ियर आ रहा है, मुझे कोई टेस्ट आने वाला है उसका फ़ियर है, या स्कूल में जैसे कि बहुत सारा कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है, कंपटीशन कितना है बच्चों में आजकल। तो वो सब फेस करना कोई नहीं सिखाता है। तो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ चैलेंजेस आते हैं, तो इनको ओवरकम कैसे किया जाए। तो वो हम फिर उनको ध्यान के, जिसको मैं अपना टाइम कहती हूँ बच्चों को मैं, क्योंकि हम सबके साथ तो समय बिताते हैं, पर अपने साथ नहीं समय बिताते हैं, तो वो बिताना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो उनको समझ आता तो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ों पे मेरे को काम करना है, तो उसके लिए मुझे ध्यान करना ज़रूरी है। और जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो बेनिफिट देखना शुरू करते हैं, और बेनिफिट उनको दिखते हैं कि कैसे वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ज़्यादा उनकी मेमोरी शार्प हो रही है उस चीज़ से, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है अपने आप को लेके। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, तो क्या होता है, हर बच्चा अपनी एक इमेज बना लेता है कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है, या मेरे से ये नहीं होगा मैथ का सम। वो पहले ही गिव अप कर देता है, बिकॉज उसको बार बार कहा जाता है कि तुमसे ये नहीं हो रहा है, तुमसे ये नहीं हो रहा है। पर जब वो ध्यान करने लगता है तो उसको समझ आने लगता है कि ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ। वो पॉसिबिलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। ये तो पहले तो लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊँगा अचीव। तो वो पॉसिबिलिटी दिखती है, तो जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है अपने आप में, अपने काम में वो माइंडफुली काम करने लगता है, पूरी अवेयरनेस के साथ। क्योंकि क्या है, हम भी अभी तक हमारे विचार आते रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, कभी पास्ट के, कभी भविष्य के आने लगते हैं। पर माइंडफुलनेस उनको ये सिखाता है, ध्यान की आंखें खोलकर भी वो ध्यान कर सकते हैं। कैसे? जब वो पूरी तरीके से अपने 100% अपने सेंसेस के साथ वो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। तो वो मस्ती की फिर एंजॉयमेंट देखिए कितनी हो जाएगी। जब हम पूरी तरीके से उस टास्क में हैं, तो उसको और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो क्या बच्चे समझ पाते हैं आपकी इतनी गहरी बातें? मतलब छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता माइंडफुलनेस क्या होती है। वो तो सोच रहा है
कि मैं अभी टॉय के साथ भी खेल रहा हूँ और बुक भी पढ़ रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ और अपने कार्टून्स भी देख रहा हूँ, यही माइंडफुलनेस है। तो अब आप उसको ये समझाना चाह रही हैं कि जब आप कार्टून फिल्म देखो तो सिर्फ कार्टून फिल्म देखो, जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, खेलो तो सिर्फ खेलो। तो क्या वो सिर्फ एक चीज़ को समझ पाता है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब उसका छोटा सा दिमाग, हम जनरली यही कहते हैं ना बच्चे के लिए कि अभी तो ये बिल्कुल छोटे से है, दिमाग भी छोटा सा है, समझ भी छोटी है। क्या सच में उनकी समझ छोटी है? जी, लगता है हमें, क्योंकि ये हमने एक विचारधारा बना ली है कि बच्चा क्या है, एक छोटा है तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती है। ऐसे ही मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि मेरी कैसे विचारधारा इन बच्चों ने बदली। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, अपने अंदर मेरे अनुभव होने लगे, लाइफ में चेंजेस आने लगे, तो मुझे लगा कि ये सबको देना चाहिए। तो मैं सबके साथ शेयर करती थी अपने ध्यान के अनुभव। तो मुझे एक दिन आया कि क्यों ना बच्चों को भी ध्यान सिखाया जाए, कि बड़ों को तो सिखा रहे हैं, आई थिंक बच्चों को भी करना ज़रूरी है। तो पर फिर दूसरा प्रश्न ये आया मेरे भीतर कि किस उम्र के बच्चों को ध्यान कराना चाहिए। मेरे पास यही एक अगला प्रश्न है आपसे जी, कि किस उम्र पे ध्यान कराना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, 5 साल से थोड़ा सा बड़ा या 5 साल तक होना चाहिए, उससे छोटा नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि जो मैं समझाना चाहेंगे हम ध्यान के बारे में। और मैंने अपनी पहली क्लास रखी बच्चों को, हमने आसपास के नेबर्स जो थे सब जगह ये बताया कि हम ऐसे बच्चों को सिखा रहे हैं ध्यान, आप अपने बच्चों को भेजिए। तो सब बच्चे आए वहाँ पर, और सब भाई बहन आए। तो एक भाई आया तो उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी, बिकॉज बचपन में क्या रहता है, जो बड़ा भाई कर रहा है तो बच्चा उसी के पीछे पीछे जाता है। तो वो उसकी बहन आई, तो हमने दरवाज़ा खोला तो छोटी बच्ची थी, वो करीब मेरे ख्याल से 2 साल की होगी, अपने भाई के साथ आई। तो सबने बोला कि भाई छोटा को नहीं लेना, 5 साल की उम्र तक का हमने बोला है। बट वो रोने लग गई कि मैं तो नहीं जाऊंगी, उसको दिख रहा है कि सारे बच्चे हैं और मैं क्यों नहीं अंदर जा रही हूँ, इतने बच्चे कर रहे हैं तो मुझे भी जाना है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब वो रो रही है तो आने देते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर भाई के साथ बैठ जाएगी। और हमने ध्यान करना बताना शुरू करा, और बता के हमने सिंपल आनापानासती ध्यान के बारे में बताया थोड़ा सा, और सब बच्चों को कहा कि चलो अब हम करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसा लगा। विभा जी, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे लगा था कि ये बच्ची इतना डिस्टर्ब करेगी, अपने भाई को भी नहीं करने देगी, पर मैं कहूँगी कम से कम 50 बच्चे थे उस दिन, जिस दिन हमने पहला ध्यान किया। तो वो सबसे, उसने, मैं कहूँगी, स्थिर रही, वो बिल्कुल भी हिली नहीं, वो उसने आंखें नहीं खोली। जो मैंने 3 लॉक्स के बारे में बच्चों को बताया उसने वो बनाए रखा। तो मेरी वो विचारधारा चेंज हुई कि जब हम अंदर से तैयार हैं देने के लिए कि नहीं ये सीखेंगे समझेंगे, तो बच्चा तो अपने आप समझने के लिए, बिकॉज वो बच्चा तो ओपन है, उसने अपने आप को रोक नहीं रखा किसी चीज़ को सीखने के लिए। वो तो एक्सप्लोर करना चाहेगा, वो तो सीखना चाहेगा आपकी नई चीज़ों को, नई एक्टिविटीज़ को, बिकॉज उसको एंगेज होना है, उसको तो कुछ करना है, खाली नहीं बैठना। तो आप कैसे उसकी ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं, किस दिशा में, तो वो दिशा आपके हाथ में है। तो जब आप अंदर से आ जाए कि नहीं हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और कोई ऐसी उम्र नहीं है बच्चे की सीखने की, बच्चा तो माँ के गर्भ में भी सीख सकता है। और हमने महाभारत में देखा है अभिमन्यु का कि कैसे उसने माँ के गर्भ में भी सीख लिया। तो वो बच्चे तो ओपन है, पर हम तैयार हैं कि नहीं है, वो हमारे ऊपर है। और बच्चों को उनके लेवल पे हम समझाए, हमें लगता है ये बड़ा डीप है, वो तो सिंपल वर्ड्स में समझ जाते हैं, और इतने अच्छे से ध्यान के, और सबका अनुभव, और वो दिल के खुले होते हैं। तो कोई मास्क नहीं करते कि मुझे अच्छा लगा तो वो साफ आपके मुंह पर कहेंगे कि अच्छा था, नहीं था तो वो कहते हैं कि नहीं अच्छा है हमारे। तो वो पूरा उनका होता है साफ क्लियर दिल के, जो कहना है वो कहते हैं, और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को रिसीव करते हैं। खुला पॉट है वो, बिल्कुल, उसमें आप जो मर्जी डालिए, जिस तरीके से डालिए वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल जो आप बता रही हैं, मेरा अपना अनुभव है। हम एक बार हल्द्वानी गए थे, ऐसे ही हमने भी एक क्लास ली थी। तो बच्चे माँ के साथ आ जाते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे ही 1.5-2 साल का बच्चा था, और हम लोग सबने आंखें खोल ली, और वो बच्चा लॉक करके, और वो इतना कह रहा था कि हम में से किसी का मन नहीं करा कि
उसको डिस्टर्ब करें कि जितनी देर ये बच्चा करना अपनी माँ की गोदी में करना चाह रहा है इसको करने दें। और हम देख रहे थे कि ये क्या है, ये वो बच्चा ही है या वो कोई और आत्मा है, कोई दिव्य आत्मा है जो ऐसे बैठी हुई है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे। और उस समय हम खुद भी नए थे तो हमारे को वो हजम करना आसान नहीं था कि इतना छोटा बच्चा 1.5-2 साल का मुश्किल से होगा। तो वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो अब ये तो जिज्ञासा समाप्त हो गई कि कब से बच्चे को करवाया जाए। और आप ये भी बता रही हैं कि जब भी बच्चों को करवाएं, बच्चे खुले मन से, खुले दिल से सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, बताने का तरीका हमको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने समझा कि कितने प्यारे तरीके से हमको बच्चों को समझाना है। उम्र की कोई फाउंडेशन नहीं है। वो बच्चा 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, और 20 साल का भी नहीं समझ सकता। जरूरी नहीं है कि जो 20 साल का हो गया वो हमारी बात जल्दी समझ जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि 2 साल का समझे नहीं। समझने के लिए कोई उम्र, मेरा ख्याल, दायरा नहीं है। उम्र कोई दायरा नहीं है, समझने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारे तरीके से बताया। तो शुभांगी जी, जैसे कि किसी भी मनुष्य के ऊपर उसकी पास्ट लाइफ या फैमिली या बचपन या वूम के टाइम में कुछ उसके साथ कोई इश्यूज हो जाएं, तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको हम कैसे मतलब क्या उसको अब बचपन में कुछ हो गया उसके साथ, उसका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, अब बड़ा हो गया, क्या बचपन तो वापस नहीं ला सकते, फिर कैसे उसको ठीक करें या कैसे उसकी लाइफ को सेटल करें? जी जी, कुछ समझाएंगी? जी, देखिए, जो आज हम हैं, हम पर बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तभी हम आज जो बने हैं उसकी वजह से बने हैं। तो जिनमें से, जैसे आपने बोला कि 4 मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम पे प्रभाव पड़ता है। कि पहला है कि हमारा पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की जो भी हमने कर्म किए या जो भी पास्ट लाइफ में हुआ, उसकी वजह से हम जो आज हैं, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसकी वजह से है। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि बचपन का, कि हमारा बचपन कैसा रहा है, उसका भी हम पर प्रभाव रहता है। और तीसरा, जब हम माँ के गर्भ में थे। और चौथा, हमारे परिवार में, कि जिसको हम फैमिली कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, कि परिवार में आपके डीएनए में थ्रू जो भी आपके फियर, डर आ रहे हैं, बिलीफ आ रहे हैं, या फैमिली का क्या पैटर्न चल रहा है, वो भी हम पे प्रभाव डालता है, उनकी विचारधारा। तो जैसे बचपन की अगर हम बात करें, तो बचपन क्या है कि जब हम बचपन में होते हैं तो आपने जैसे वेव्स देखी हैं, अल्फ़ा स्टेट होती है, बीटा, डेल्टा और थीटा होती है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम जब अभी नॉर्मल लोग जो हैं, हम जब बात करते हैं तो मोस्टली हम ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ पे विचार बहुत सारे आते हैं और बहुत रैपिड विचार आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 मिनट में हमें कम से कम 60 या 70 विचारधाराएँ आती हैं। तो दूसरी वेव आती है कि जब हम थोड़े से जैसे रिलैक्स होते हैं तो क्या होते हैं, विचार थोड़े कम, गैप ज़्यादा बढ़ने लग जाता है एक विचार से दूसरे विचार के भीतर। और तीसरा आता है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और जागरूक होना शुरू हो जाते हैं तो क्या है, हम और हमारे शांत होने लग जाते हैं विचार, और वो गैप बढ़ने लगता है। और जिसको हम थीटा स्टेट भी बोलते हैं, कि हम ध्यान में उस स्टेट में जाते हैं, थीटा में, जहाँ पे विचार बहुत कम होने लगते हैं। पर जो बच्चा होता है अपने 7 साल की उम्र तक वो थीटा स्टेट में ही रहता है। और थीटा स्टेट होती है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। तो हम जैसे देखते होंगे कि बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करता है और हम कहते हैं कि पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया, ये कहाँ से सीख लेता है। और आप एक कुछ बात कही हो और वो इसके दिमाग में आप कहोगे देखो मैंने कब कही थी, इसको अभी तक याद है। क्योंकि क्या है, बच्चा उस स्टेट में है थीटा के, तो उसके आसपास जो भी हो रहा होगा वो उसको स्पॉन्ज के जैसे, जैसे स्पॉन्ज क्या होती है, आप पानी में उसे डिप करेंगे वो सारा सोख लेगी पानी को, ऐसे ही बच्चे सारा सोख लेते हैं चीज़ों को। तो 7 साल हमारे बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो 7 साल में हमारी क्या विचारधारा बनती है जीवन को लेकर, कैसे बिलीव्स बनते हैं हमारे,
वो 7 साल की उम्र तक बन जाते हैं। फाउंडेशन एक घर की जैसे फाउंडेशन बन चुकी है, फिर घर बनता है ऊपर। सेम वे ऐसे ही हमारी लाइफ की फाउंडेशन बन जाती है और हम जीवन को उसी विचारधाराओं से देखने लगते हैं जो हमने 7 साल की उम्र में बनाई थी। तो उसकी वजह से ये प्रभाव हमारे जो अभी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसका छोर जो छुपा हुआ है हमारे बचपन में छुपा हुआ है कि हमारा बचपन कैसा गया है। तो अगर बचपन में बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें रही हैं, बहुत ऐसी विचारधारा बनी है, बहुत अब्यूज़ हुआ है, तो क्या है उसका इम्पैक्ट हमारा लाइफ टाइम में चलता रहेगा जब तक मैं उसको एड्रेस नहीं करूँगी या उसको हील नहीं करूँगी। तो ये हमारा जिसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं कि आपके बचपन का प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले हमें वहाँ देखने की ज़रूरत है कि हमारा बचपन हम कैसा बीता है। तो अगर बचपन हमारा सुखमय नहीं रहता तो हमारा आगे का जीवन भी हम देखते हैं कि चैलेंजिंग रहता है। तो शुभांगी जी, जैसे अभी आपने बचपन बताया कि बचपन में ट्रॉमा कुछ रहा, सपोज़ मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं रहा, मतलब जीवन एक सुखमय जीवन था, अच्छा बचपन था। पर फिर भी कहीं कुछ, जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर नहीं है। मैं फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं कहलाऊँगी, पर मेरी सिस्टर्स का बहुत फेयर है और मेरे घर में सभी का बहुत फेयर है। तो मतलब ये कहा जाता था, मतलब मेरी दादी को फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद था, तो वो मुझे कहा करती थी कि तू सुंदर नहीं है। उसे जो वर्ड्स वो यूज़ करती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बड़े लोग कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स यूज़ कर लिया करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ये बैठ गया था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी बहनें बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो वाकई में बहुत सुंदर। तो बाकी सब कुछ बहुत सुंदर था, पर वो एक चीज़, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा बचपन अच्छा नहीं था, पर वो एक चीज़ कांटा। जब बाद में किसी ने मुझे कहा कि आप अच्छे लगते हो, तो मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मेरे लिए मतलब एक ऐसा था, जिसे कहते हैं ना बोनेंजा, जिसे कहना चाहिए कि ये मुझे क्या मिल रहा है, कि इसकी आँखों में फ़र्क है या कुछ इसके दिमाग में फ़र्क है कि ये मुझे सुंदर कह रहा है, जबकि बराबर में मेरी सिस्टर खड़ी है। तो उसको सुंदर इतना नहीं कह रहा जो मुझे कह रहा है, तो उसको कहीं कुछ परेशानी है, मैं नहीं समझ पा रही थी। तो इसको कैसे डील करा जाए, जैसे, और एक आपने इनर चाइल्ड की बात करी, वो इनर चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि हमने चाइल्डहुड सुना है और चाइल्ड तो सुना ही है, चाइल्डहुड सुना है, इनर चाइल्ड पहली बार मैं ये शब्द सुन रही हूँ। तो थोड़ा सा हमारे ध्यानी मित्रों को इन दोनों बातों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज़। देखिए, इनर चाइल्ड की हम बात करें पहले कि क्या है इनर चाइल्ड। तो हम सब जब इस दुनिया में आए थे तो हम सब बहुत ओपन थे। अगर बच्चे की क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो क्या रहती है कि बहुत क्रिएटिव होता है बच्चा, कुछ भी चीज़ आप उसको एक कड़छी भी दोगे वो, या एक माचिस की तीली भी दोगे, वो उससे भी खेल लेगा, है ना, उसको भी कुछ बना लेगा, किसी भी टूटी हुई चीज़ों के साथ भी वो कुछ ना कुछ क्रिएट, कुछ न्यू कर लेगा और उसके साथ वो खेलेगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बच्चे कि अगर उनको कुछ पाना है तो बहुत उसकी कोशिश करते हैं, गिव अप इजीली नहीं करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर, जैसे वंडर की क्वालिटी होती है कि हर चीज़ को हम जब बचपन में थे तो एक फूल भी लाल कलर का दिखता था तो हमें लगता था कि ये वाओ, ये क्या है, मुझे उसको पकड़ना है, उसको छूना है। फिर कोई और रंग दिखता था तो हम वहाँ भागते थे। तो हमें हर चीज़ में वाओनेस दिखती थी कि हम यूनिवर्स, नेचर को, लोगों के अंदर, कि हमें लगता था कि नहीं, इसको मिलना है, इसके पास जाना है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी, पर कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ हमसे दूर चली गई, वो इनोसेंस चली गई। जैसे बच्चे में वो इनोसेंस होती है, वो क्यों चली गई, उसका कारण क्या था। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर कि हम सोचे कि आप और मैं लिफ्ट में जा रहे हैं और वहाँ पे लिफ्ट में किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और हम भी लिफ्ट में हम दोनों घुसते हैं, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्ड, हाँ, कि नेचुरली हम बच्चे के साथ देखेंगे, क्या करेंगे, स्माइल देंगे, उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, हाय हेलो करेंगे। तो क्या ये नेचुरली हो रहा है?
वो हम उनसे जानते नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, पर हम नेचुरली उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। पर हम क्यों उस एडल्ट को नहीं करते जो उसकी गोद में है? वो हम उस बच्चे को ही क्यों करते? क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचने की वो इनोसेंस है जो आपको जज नहीं कर रही। तो आप उसको खुले दिल से, आप जो भी स्ट्रेंजर गली में, आप उसको स्माइल भी दे देंगे। पर हम बड़े लोगों को स्माइल नहीं देते हैं। हम जैसे लिफ्ट में घुसेंगे, हम देखेंगे कोई स्ट्रेंजर है, हम मुंह इधर उधर कर लेंगे, है ना, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, ऐसा सोचेंगे कि लिफ्ट में सिर्फ मैं ही हूँ, वो तो है ही नहीं कोई, इग्नोर कर देते हैं हम। तो हम क्यों ऐसे बन गए? पर हम ऐसे नहीं थे। बच्चा देखो अपने आप आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी आपसे बात करना शुरू हो जाएगा, आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये इनर चाइल्ड, क्या है जो ये क्वालिटी से हम दूर हो गए हैं। क्या हो गया, हमने इतनी कंडीशनिंग हुई हम पर। कंडीशनिंग कैसे हुई? पेरेंट्स की कंडीशनिंग हुई कि आप लड़की हो तो आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, आपको तेज हंसना नहीं है, आप तेज बात नहीं कर सकते, आपकी कोई चॉइस नहीं है, आपको जो कहा जा रहा है आपको वैसे करना है। लड़कों की अलग कंडीशनिंग हुई है कि हम बोलते हैं लड़कों को रोना नहीं है। सबसे बड़ी कंडीशनिंग ये है कि लड़कों को कहा जाता है कि तुम रो रहे हो, लड़की हो। ऐसे हम उनको बोलते हैं कि रोते तो लड़कियां हैं, क्या तुम छोटी छोटी बात पे रोते, तुम्हें तो स्ट्रांग बनना है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें आगे लीड करना है। तो क्या होता है कि क्या हो रहा है, ये मास्क हम अपने इनोसेंस से, जो हम फील करना चाहते हैं, उससे ही फीलिंग सेंटर से दूर होते रहते हैं। फिर सोशल कंडीशनिंग होने लग जाती है, कंपटीशन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि मेरी बहनों और मेरे में ही मेरी दादी ने वो कंपैरिजन कलर का, तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ या जो मुझे बात करनी है, एक्सप्रेस करना, मुझे वैसे नहीं करना, मुझे एक मुखौटा पहनना है। लोगों को दिखाने के लिए हम प्लीज करने लग जाते हैं। तो इनर चाइल्ड से, अपने उस बचपन के स्वरूप से हम दूर होते रहते हैं। तो उसी बचपन के स्वरूप के साथ जुड़ना, बिकॉज बचपन का स्वरूप क्या है, फीलिंग सेंटर, आपकी भावनाएं। क्योंकि बच्चा क्या है, अपनी भावनाओं से प्रेजेंट मोमेंट में जुड़ा हुआ है। उसको जैसा अंदर महसूस होगा वो वैसा आपको बाहर बताएगा। पर हम जो अंदर चलता है, हम वो बाहर नहीं बताते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम ऑफिस है, हम मैच्योर बिहेव करना है, मैं किसी चीज़ों को कोई चीज़ नहीं बता सकता। हम लाइफ को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक है पर्सनल और एक है प्रोफेशनल। बट ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। लाइफ तो पूरी लाइफ है, कंप्लीट है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में किसी और तरीके से आप बिहेव करोगे और प्रोफेशनल में किसी और तरीके से। आप दोनों में एक जैसे रह सकते हो। तो ये है इनर चाइल्ड का मतलब, कि आप इन सारी क्वालिटीज़ को दोबारा से रिट्रीव करते हो अपने भीतर, जो आपसे छूट गई हैं। क्योंकि आप मेल क्या है, जैसे आपको रोना आ रहा है, मेल्स को हम बोल देते हैं कि रोना गलत है या कमज़ोरी का निशान है। तो आप देखेंगे एडल्ट में एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ये रिसर्च हुई है इस पे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस अंदर रखते हैं, स्ट्रेस अंदर, और अपने फीलिंग सेंटर से जुड़े ही नहीं हुए हैं, अपने भावनाओं से। उनको तो अपनी भावनाओं से कट करने को बताया गया है कि तुम कैसे। और फिर फीमेल्स को ये दिक्कत रहती है कि मेरे पति तो कभी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, और अगर वो करना चाहते थे तो उनको रोक दिया गया है। तो वो चीज वो सीख ही नहीं पाए, बिल्कुल सीख ही नहीं पाए। और जो एक्सप्रेस करना चाहते थे, कभी पेन हुआ, अब बच्चा दर्द होता है, हम क्या करते हैं, दर्द का जैसे ही दर्द हुआ, ओहो वो देखो टॉफी लो, वो देखो चिड़िया जा रही है। हम दर्द से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, और हम ये उसके अंदर इंस्टिल कर रहे हैं कि दर्द जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो मतलब क्या, मतलब ये तो मुझे भी अपने मतलब बच्चों के बचपन का ध्यान है कि हम लोग यही करते थे कि अदरवाइज ये रोएगा, परेशान होगा, तो इसका दिमाग डाइवर्ट कर दे। तो ये 2 मिनट में, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मेरा बेटा जब जैसे उसको लगती थी तो मैं 1 किलोमीटर दूर से भी फूंक मार देती थी, वो कहता था ठीक हो गया। तो क्या ये गलत था? गलत सही की बात नहीं है, पर आप कैसे, जैसे अगर वो रोएगा तो क्या हो जाएगा,
कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के ना पेशेंस नहीं होता उसको समझने का या उसके इमोशन को हैंडल करने का, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने रोने से भाग रहे हैं, क्योंकि हमें बता गया रोना ठीक नहीं है, क्यों रो रहे हो, बस करो, जल्दी से खुश हो जाओ, फटाफट उस फीलिंग को शट कर दो, अंदर दबा लो। तो अगर कोई और रोना दिखता है तो हमारे अंदर की वो रोने वाली चीज़ें हिलने लग जाती हैं और हम उसको बंद करना चाहते हैं, चुप 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 चुप, फटाफट ख़त्म करो इस इमोशन को। चोट लगी है तो दर्द तो होगा, उस समय हमें उस बच्चे के साथ बैठना है कि इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तो उससे वो ज़्यादा नहीं रोएगा। तो उसको समझ आएगा कि जीवन में चैलेंजेस आते हैं और ये नॉर्मल है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, दर्द होना एक इमोशन है। नहीं तो क्या होगा, जब भी दर्द, अब जैसे आपने उसको टॉफ़ी दे दी, आगे लाइफ में जब वो एज एन एडल्ट बनेगा तो जब दर्द हुआ किसी चीज़ से, हर्ट हुआ किसी की बातों से, या जॉब में कुछ ऐसा हो गया जिससे उसको वो पेन मिला, वो क्या करेगा, उस पेन को तो नहीं अब देख सकता क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं है कि पेन के साथ बैठना कैसे है। फिर वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, कोई चीज़ खाएगा या टॉफ़ी खाएगा। आपको बचपन में टॉफ़ी खिलाई गई थी कि फटाफट टॉफ़ी खा लो, अपना ध्यान कहीं और कर लो, इस इमोशन को दबा दो। पर वो दबाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वोल्केनो के जैसे फटेगा। और वो कैसे फट सकता है, किसी बीमारी के रूप से, क्योंकि अंदर एक चीज़ दबी हुई है, उसको तो कहीं बाहर निकलना है, एक्सप्रेशन होना है। एडिक्शन ले लेंगे या अंदर दबाएंगे, गलत तरीकों से उसको बाहर निकालेंगे, अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे बाहर जाकर वो, या कुछ ऐसे कामों में डल जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उससे वो भाग रहे हैं। तो पेन से हम भागते हैं, पर अगर हमें पेन को डिसॉल्व करना है तो उसके साथ बैठना है। और आप देखेंगे 90 सेकंड में अगर आप उस चीज़ के साथ बैठ जाएंगे, वो अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। फ्रेंड्स, आपने समझा कि हमें दर्द के साथ बैठना और बैठाना दोनों सीखना और सिखाना है। बहुत प्यारी चीज़, एक नई चीज़ आज हम सब ने सीखी कि दर्द को महसूस करना हम सबको सीखना है, और जब हम दर्द के साथ बैठना सीख जाते हैं तो उसे सहना भी सीख जाते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है वो भी सीख जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से शुभांगी जी ने आज हमको एक नया ज्ञान दिया। तो शुभांगी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इनर चाइल्ड में मेरे कुछ रह गया, जैसे भी मैंने आपको बताया काले गोरे का ही अपना, ऐसे कुछ भी किसी के साथ भी रह गया, कुछ एक ही चीज़, तो इसको क्या हम बड़े होकर हील कर सकते हैं? क्योंकि अब तो मैं बड़ी हो गई, अब बचपन में तो वापस लौट नहीं सकती, तो कैसे उस चीज़ को, ना ही अपनी दादी को बुला सकती हूँ कि वो मुझसे सॉरी कहें या कुछ कहें, वो तो अब राम जी के पास चली गई, अब क्या करें? देखिए, हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपने बचपन के स्वरूप को हील कर सकते हैं। और इस हीलिंग के लिए ये नहीं है कि जैसे आपने बोला कि हमें बचपन में जाना है क्योंकि अब तो मैं एडल्ट बन चुकी हूँ, या फिर उन लोगों को हम बोले कि आपने गलत किया, हमसे आके सॉरी कहो, वो राइट वे नहीं है। राइट वे है कि आपको अपने उस बचपन के स्वरूप के साथ पहले कनेक्शन बनाना है, उसको जुड़ना है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, आप आंखें बंद करके अपने उसी बचपन के स्वरूप को देखें जिसे ये कहा जाता था कि तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे अपनी आंखों में उस लड़की को, छोटी विभा को देख पाएंगे। तो पहले उसके साथ जुड़ना है और सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन क्या बनाना है कि जो भी ये हुआ, पहले तो क्योंकि मैं उससे डिस्कनेक्ट हो गई कि उस स्वरूप को मेरे को पसंद ही नहीं आता कि वो काली विभा जिसका रंग ऐसा है, जिसको बोला जाता था या क्या है। तो सबसे पहले हमें उसके साथ कनेक्शन बनाना है, जुड़ना है उसके साथ कि ठीक है, जो भी हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरा, फिर उसको करेक्ट करना है। कनेक्शन के बाद करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम कि ठीक है, जो भी कहा, पर मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार और प्रेम करती हूँ। वाओ, वेरी गुड। मतलब मैं अपने आप को एज इट इज़ विभा पसंद करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस और अप्रूवल हमें ही अपने आप खुद का नहीं है, और हम दूसरों से मांगते हैं एक्सेप्टेंस। ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। हम दूसरों को कहते हैं कि आप हमें एक्सेप्ट करिए, पर क्या हम अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं? क्योंकि इनर क्रिटिक हमारे भीतर चलता है।
मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। जैसे अब उस बच्चे को जिसको ऐसे बार बार कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या विचारधारा आ जाएगी, शायद मेरे में कुछ कमी है, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, कुछ गलत है मेरे अंदर। अपने ऊपर ही डाउट ले आना, फिर कॉन्फिडेंस चला गया, फिर जीवन में आगे बढ़ने की चाह नहीं है, और फिर जब कोई आपको कुछ अच्छा ले कहता है तो आप ले नहीं पाते। आपको लगता है कि ये तो फेक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं कहीं, क्योंकि हम अपनी वर्दीनेस से दूर हो चुके हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम वर्दी हैं, तो हम फिर करेक्ट करें उसे कि ठीक है, तुम चाहे काली हो, गोरी हो, नाटी हो, लंबी हो, मैं तुम्हें तुम जैसी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो क्या है, वो उस बच्चे का वो कॉन्फिडेंस जो हमारे ही अंदर, जो बचपन का स्वरूप है, उसके अंदर वो आना शुरू होता है। उसको ट्रस्ट आना शुरू होता है कि नहीं, मैं तो क्या हो गया अगर मैं ऐसी हूँ, सब रंग है, काला इसमें से एक रंग है। ये थोड़ी ना है कि सफ़ेद सही है और काला गलत है, गलत और सही तो कोई है ही नहीं, रंग तो रंग है। तो उस रंग के साथ मैंने स्वीकार करा उस बच्चे को, और फिर हम दोबारा से उसे कनेक्ट करें कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ, तुम मेरा ही हिस्सा हो। जब हम ऐसे शब्द कहते हैं तो हम अपने बचपन के स्वरूप को हील करते हैं। तो पहले जरूरी है कनेक्शन बनाना। अगर हम जुड़ेंगे ही नहीं उस स्वरूप के साथ कि नहीं 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 वो तो कोई और थी, उस चैप्टर को तो हम बंद ही रखें, पर पहले कनेक्शन, फिर उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही अगर करेक्ट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, पहले उसके साथ जुड़ना है, फिर उसको ठीक करना है, और फिर दोबारा से उसको जुड़ना है, तो हम उसको हील कर पाएंगे अपने बचपन के स्वरूप को। और हम सब कर सकते हैं। और मैं कहूँगी विभा जी, 99.99% अभी तक जो जर्नी में मैंने देखा है, सबके इनर चाइल्ड वुंडेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम अपने बच्चों का बचपन कैसे जी रहे हैं, उनको कैसे जीने दे रहे हैं, या हमने अपना बचपन कैसे जिया, कहाँ क्या रह गया जिसकी वजह से आज जो हमें नहीं होना चाहिए था वो हम हैं, या कहाँ कुछ एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा बना है सांचा, पर उसमें कहीं जरा सा कुछ दब गया है और उसकी वजह से कमी रह गई। तो शुभांगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बचपन है वुंडेड है, मतलब घायल है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा बचपन बहुत शानदार था, बहुत ही मज़ेदार, सब कुछ हमें मिला, पर कैसे पता चले कि मैं तो खुश हूँ अपने बचपन को लेकर। जैसे मैंने अभी आपको अपना ही बताया, पर मुझसे अगर पूछा जाए वो एक बात को छोड़कर तो बाकी सब कुछ तो एकदम एवन, उस बात को भूल भी गई। आज तो बात हुई तो मुझे याद आ गया वो सब कुछ। तो कैसे पता चले कि वहाँ कुछ चोट लगी हुई है, कहीं मैं घायल हुई हूँ? देखिए, जब पता चल सकता है कि एज एन एडल्ट जब अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते बहुत इजीली, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ हमारे बचपन से है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में वो ट्रस्ट टूटा है। और जैसे आपने कहा कि ये छोटी सी बात थी कि एक इंसिडेंट मेरे बचपन में हुआ, बट बच्चे के लिए वो छोटा नहीं होता। बच्चा उसको बहुत दिल से ले लेता है, बिकॉज वो रिसीव करता है उस चीज़ को, तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे में कोई कमी है। तो ट्रस्ट छोटी बात पे भी टूट सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि हम पेरेंट्स बच्चों को बोल देते कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम आपको वेकेशन पे या फिर साइकिल दिलाएंगे। बच्चा मेहनत पूरी करता है क्योंकि उसको वो चाहिए और उसको दिखाना है कि मैंने कितनी मेहनत करी, और वो फर्स्ट भी आता है और वेकेशन पे जाने के लिए जाना होता है। पर तब पापा का अगर कोई बोल देते कि ठीक है हाँ वेकेशन पे वो मार्क्स अच्छे आ गए, हाँ पता है, पर ठीक है अभी थोड़े दिनों बाद देखते हैं, या वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो बच्चे का दिल टूट जाता है, ट्रस्ट टूट गया कि जो मेरे को कहा वो तो मिला ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ। और फिर बड़ा जब होता है फिर उसको लोगों पे, बड़ी चीज़ों पे विश्वास, छोटी पे नहीं जब हुआ तो बड़ी पे कैसे वो विश्वास कर पाएगा। वो जीवन पे विश्वास करना भूल जाता है।
उसको लगता है कि जीवन तो कुछ और है, जीवन जो देगा वो अपनी मर्जी होगी, मेरी तो कोई मर्जी नहीं है ना। तो ट्रस्ट अगर इशू है तो मतलब कहीं ना कहीं बचपन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि जब आप को डिपेंडेंसी पे रहते हैं एज एन एडल्ट, को डिपेंडेंसी का मतलब कि आपको लगे कि मेरी खुशी किसी और पर निर्भर है, मैं डिपेंडेंट हूँ कि उन्होंने मुझे खुश रखना है। जैसे कि एक रिलेशनशिप में वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो मुझे खुश रखें, उनको मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। या फिर बेटी को लगता है कि मेरे पापा मुझे खुश रखें, है ना। तो हम क्या है, को डिपेंड हो रहे हैं किसी और पे, अपनी खुशी को दे रहे हैं। तो अगर हमें ये लग रहा है क्योंकि बचपन में हमें वो चीज़ नहीं मिली है, वो खुशी नहीं मिली, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो मुझे क्या लगता है अब लोग मुझे बाहर से दें कि मैं वो मांगती हूँ। जैसे हम कोई काम करते हैं उसके पीछे की हमारी इंटेंशन क्या होती है, जैसे हम फीमेल्स को बोलते हैं कि वो ओवर गिवर होती हैं, मतलब देती रहती हैं फीमेल्स। बट उसके पीछे की इंटेंशन देखनी है कि वो क्यों ऐसे ओवर गिविंग, क्यों सही नहीं है ओवर गिव करना। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे ये छुपी हुई है कि क्या मैंने तुम्हें इतना दे दिया है कि अब तुम मेरी तरफ देख पाओ, मुझे प्यार कर पाओ, मुझे स्वीकार कर पाओ। क्या तुम ये मुझे कह सकते हो कि हाँ मम्मी आपने बहुत दिया है मुझे, थैंक यू, आप मुझे थैंक यू कर पाओ। तो इंटेंशन है वो देने में, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई, वो प्यार नहीं मिला, वो स्वीकारता नहीं मिली, हमें समझा नहीं गया कि हम वर्दी हैं इन चीज़ों के लिए। तो इस भाव से मैं कार्य करती हूँ कि लोग मुझे कुछ दें, मैं दे रही हूँ तो वहाँ से भी कुछ आना चाहिए। बट हमारा जो जीवन है वो संतुलन पे जीता है। ये नहीं है कि देते रहना है, जितना देना है बैलेंस में ही लेना है, संतुलन, ना ज़्यादा लेना है ना ज़्यादा देना है। पर हम इस डिपेंडेंसी में रहते हैं, को डिपेंड रहते हैं किसी चीज़ पर। और जैसे फीमेल कहती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड की बस अल्कोहल ख़त्म हो जाए बस फिर हमारी खुशियाँ आए। तो खुशी मैंने किस पे रख दी, अल्कोहल पर, जिम्मेदारी दे दी। बट खुशी का केंद्र कौन होना चाहिए, मैं, ना कि कोई चीज़। खुशी मेरे हाथ में है, ना कि किसी लोगों पे डिपेंडेंट है, ना कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, ना कि किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। ये तो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे रहते हो खुशी में। हर स्थिति में आप खुशी में रह सकते हो। पर हम को डिपेंडेंसी में चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बचपन से आ रही है। तीसरा कि आप लाइफ में चॉइस नहीं बना पाते, डिसीजन नहीं ले पाते कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे करना है। क्योंकि क्या है, बचपन में सारी अथॉरिटी मम्मी पापा के पास थी, क्योंकि आपकी कोई चॉइस नहीं थी। जो कपड़े दे दिए आपको वो पहनने हैं, जो पढ़ाई कह दी वो आपको करनी है। और अब जब चॉइस मिल रही है आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूं, फिर मुझे क्या चाहिए, किसी और से मैं पूछूंगा, अपने बड़ों से पूछूंगा। पूछना गलत बात नहीं है, पर अपना भी कभी डिसीजन, जो आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है। पर हम दूसरों पे रहते हैं कि आप बताओ क्या मुझे जीवन में करना चाहिए, आप क्या चाहते हो। वो तो अपनी विचारधारा से, अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगे जो सही है। जो आपके लिए सही है वो तो सिर्फ आप ही बता पाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन से गुजरी हैं, उन परिस्थितियों से गुजरी हैं। तो वो चॉइस अगर हम नहीं बना पाते तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बचपन से आ रहा है। और हमें डर होते हैं, अगर बहुत तरीके के डर, जैसे कि अनसर्टेनिटी का डर, अननोन का डर, कि कुछ भी हो सकता है। जैसे अब कोविड आया, सबके अंदर से ये अनसर्टेनिटी का डर आ गया बाहर कि कुछ भी क्षण में कुछ भी हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है या मेरा प्रियजन छोड़ के जा सकता है। तो क्या ये डर है, और ये डर कहाँ से, कहीं ना कहीं बचपन से आया है। क्योंकि बचपन में हमें एक्सप्लोर नहीं करने दिया कि बच्चा क्या होता है। हम बचपन में हर चीज़ को हम छूना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं, बच्चे को नहीं, उसको नहीं छूना,
आराम से बैठो, आराम से यहाँ बैठो, ये करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो क्या है, अनसर्टेनिटी। फिर जब वो अनसर्टेनिटी, अननोन आता है तो हमें डर लगने लगता है कि अब क्या करेंगे, हमें तो एक ही जगह पता है कि यही सेफ है। तो चेंज को इजीली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मुश्किल आता है उसको करने के लिए। तो ये सारे इश्यूज अगर हम फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ जो है हमारे कहीं बचपन में छुपी हुई है। तो फिर हमें अपने बचपन पे काम करना है, इन यादों पे, इन ट्रॉमा पे या काम करना है। जैसे शेम से रिलेटेड है, कोई गिल्ट से रिलेटेड इशू है एडल्ट के अंदर, तो वो भी हमारे बचपन से ही आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये सब कहाँ से आ रहा है, पर ये सब कुछ हमारे बचपन से आ रहा है। हमारा डर, हमारी एंजाइटी, हमारा मतलब हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, हम डर रहे हैं हर एक चीज़ से, कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नए एनवायरनमेंट के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। ये सब कहाँ छिपा है? हमारे बचपन में। और वो सब कुछ हमारे इनर चाइल्ड में अगर हम जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कहाँ क्या हुआ था। वंडरफुल, बहुत ही प्यारे तरीके से शुभांगी जी आप हमारे ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं जिनका हमें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। तो बहुत ही आज आनंद आ रहा है मुझे इन सब बातों को जानकर। तो मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, बचपन है, बचपन क्या जानता है? फिज़िकल, केवल फिज़िकल नीड्स। फिज़िकल मीन्स उसको खिलौने चाहिए, उसे अपनी बुक्स चाहिए, स्कूल चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, उनका प्यार चाहिए। जब उसको ज़रूरत है वो खाने का सामान चाहिए, चाहे वो टॉफ़ी चॉकलेट हो, क्रैक्स हो, कुछ भी हो, या भोजन ही हो, जो भी उसको पसंद है, वो केवल इन्हीं सब चीज़ों को जानता है। तो क्या इससे बियॉन्ड भी कुछ है जो उसके लिए जानना ज़रूरी है? देखिए, हमें लगता है कि बच्चे की, जब बच्चा छोटा इन्फेंट होता है या टॉडलर भी जब होता है, तो हमें लगता है कि उसको सिर्फ खाना पीना और सोना है, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। और हमें लगता है यही बच्चे की नीड होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होती। पर बच्चे की फिज़िकल नीड के अलावा भी इमोशनल नीड भी होती है, मेंटल नीड भी होती है उसकी। तो इमोशनल हर स्टेट में मैं कहूँगी, जैसे कि अगर हम स्टेजेस की बात करें, तो जैसे 0 to 1 ईयर है बच्चे की स्टेज, जिसको हम इन्फेंट, शिशु स्टेज बोलते हैं। तो उसमें बच्चा क्या है, सारा पूरा डिपेंडेंट है, मम्मी नहलाएंगी, खिलाएंगी, दूध पिएंगी, करेंगी, तो वो उसकी फिज़िकल नीड है। इमोशनल नीड क्या है बच्चे की उस टाइम पर? टच की, स्पर्श की, क्योंकि स्पर्श ही जीवन है बच्चे के लिए उस समय। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा जब रोता है और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं, किसी की गोदी में जाता है वो चुप नहीं होता, फिर दूसरे की जाता है चुप नहीं होता, पर जैसे ही माँ की गोदी में आता है वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे स्पर्श पता है, माँ का स्पर्श क्या होता है, वो जान पाते कि हाँ अब मैं सेफ जगह पर आ गया हूँ, और बच्चा चुप हो जाता है। तो जब उसको वो इस समय की उसकी नीड है इमोशन की, स्पर्श की, कि हमें उसे टच देना है, क्योंकि जितना हम उसके साथ कनेक्शन, टच देंगे, जैसे इस समय मसाज देते हैं हम, क्यों देते हैं? सबका रीज़न है। बच्चे को कितना अच्छा लगता है मसाज लेना। अब हम बड़े हो गए हैं, पर हमें कोई मसाज दे, हमें कितना अच्छा लगता है। क्या हो रहा है? हम उसी बचपन के रूप में जा रहे हैं, उन मेमोरीज़ में जा रहे हैं कि जब हमें रिलैक्स फील होता था, जब हम मसाज लेते थे। तो बच्चे की नीड है इस समय टच की, पर जब टच की नीड पूरी नहीं होती, जैसे बच्चे को हम क्रेडल में रख देते हैं, जैसे ही बच्चा होता है हम उसका एक नया बेड आ जाता है कि वो मम्मी पापा से अलग सोएगा। जब उसकी हम नीड ये पूरी नहीं करते, तो बड़ा जब वो होगा तो क्या होगा, वो अपनी इस टच की नीड जो है वो किसी से टच नहीं, स्पर्श नहीं ले पाएगा, वो दूर दूर रहेगा कि मुझे छुओ मत, छूने से मुझे कुछ अनसेफ फीलिंग लगती है, वो इंटीमेसी में नहीं जा पाएगा अपने रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के। उसको वो अनकंफर्टेबल लगेगा, गंदा लगेगा, क्योंकि उसकी वो नीड पूरी नहीं हुई। ऐसे ही जब इन्फेंट से वो टॉडलर में जाता है, जब 2 से 3 साल की उम्र होती है, उस स्टेट में उसकी अलग नीड है,
उसमें उसकी नीड होती है एक्सप्लोर करने की। आपने देखा होगा बच्चा इस समय क्रॉलिंग स्टार्ट करने लगता है, तो क्रॉलिंग में क्या होता है, वो हर चीज़ को छुएगा, उसको पकड़ेगा, महसूस करेगा, छोड़ देगा। उसको नहीं पता कि ये कांच है तो मुझे नहीं छोड़ना, या सॉकेट है मुझे उसमें हाथ नहीं देना है, वो तब भी देगा क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना है। पर जब हम वो नीड उसकी पूरी नहीं करते, हम कह देते हैं कि नहीं, और इस स्टेट में मैं कहूँगी एक वर्ड है जो बच्चे के चैंटिंग के जैसे चलता है, पेरेंट बोलते हैं, और वो होता है वर्ड नो। एक मंत्रा के जैसे चलता है, बच्चा सारा टाइम यही सुनता है, नो नो, यहाँ मत करो, इसको मत छुओ, इधर बैठो, ये करो, ऐसे करो। तो जब वो एक्सप्लोर नहीं करता, फिर बड़े होके उसको वो इशू आते, वो अपनी चॉइस नहीं बना सकता, अपने डिसीजन नहीं ले सकता, अननोन का डर आने लगता है, रिस्क नहीं ले सकता। तो हर स्टेज पर बच्चे की अलग अलग नीड होती है, पर हमें सिर्फ फिजिकल नीड के बारे में पता है। पर जब ये नीड अनमेट हो जाती हैं, हम पूरी कर देते हैं, बच्चा अपने आप में पूर्ण महसूस करता है। फिर उसे बाहर से ढूंढने की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको लगेगा मैं वर्दी हूँ, मेरे अंदर ये सब है, मुझे बाहर से चाहिए ही नहीं, मैं अपने में ही कंप्लीट हूँ। तो जब ये नीड बहुत ज़रूरी है हर स्टेज पे, अगर हम और एक्सप्लेन करें, हर स्टेज पर, फिर टॉडलर से प्री स्कूल की स्टेज में अलग उसकी नीड होंगी, क्योंकि वो जानने लगता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, वो डिफरेंस समझने लगता है जी, है ना। और फिर स्कूल स्टेज आती है कि मैं कुछ हूँ, उसको समझने लगता है। तो हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे की नीड रहती है, तो वो हमें जानना ज़रूरी है, और उसी नीड के बेसिस पे हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया कि बच्चों की सिर्फ फिज़िकल नहीं होती, इमोशनल, मेंटल सारी नीड्स होती हैं जो हमें पूरी करनी फिज़िकल से भी शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल नीड तो सभी पूरी कर देते हैं। कहते हैं माँ नहीं भी होगी तो फिज़िकल नीड तो तब भी पूरी हो जाएगी, पर और सारी नीड्स कैसे और कब पूरी करनी है ये भी हमें जानना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि कितनी ज़रूरी है सब तरीके की नीड्स को पूरा करना बचपन से ही। जब बच्चा बचपन में है अपने, हमें ये जानना चाहिए कि इसकी नीड्स को हमें कैसे पूरा करना है, कब करना है, क्या क्या करनी है और क्या नहीं करना। केवल उसे नो मत सिखाइए, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, इसको छूना नहीं। केवल नहीं नहीं उसके जीवन में नहीं डालना, नेगेटिव नहीं डालना, हमें पॉजिटिव डालना है। आप हमारे दर्शकों को इतना प्यारा आपने आज ज्ञान दिया है, एक सुंदर सा, एक प्यारा सा मैसेज और दीजिए, कैसे जिए वो अपना बचपन। जी, तो मैं सभी दोस्तों को और जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब हम इस जीवन में आए थे, हम पूर्ण आए थे, हम पूरे वर्दी थे हम, पर हम कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हम उस पूर्णता से दूर होते चले गए, क्योंकि हमने अपने से ही रिश्ता दूर कर लिया, हम उससे दूर हो गए। तो जैसे कहते भी हैं, जीसस क्राइस्ट ने ये कोटेशन दी है और बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपको किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करना है तो आपको बच्चे के जैसे ही आप उस द्वार के भीतर जा सकते हैं। तो उनका कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे हम आए थे हमें वैसे ही जाना है, उसी पूर्णता के साथ जाना है। तो जब हम अपने आप से वो जुड़ जाएंगे, और ध्यान से हम इससे जुड़ सकते हैं। ध्यान करेंगे तो ध्यान क्या है? अपने आप से ही जुड़ना है, अपने भावनाओं से, अपने जो भी आपके भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ना है, और अपनी क्वालिटीज़ जो बच्चे की थी हमें उसे बनाए रखना है, और उसी को ही हम एंड तक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बचपन के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़े रखिए, उनकी विशेषताओं के साथ जुड़े रहिए, तभी आप जीवन को एक संपूर्ण जीवन से जी सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि हमें अपने बचपन को
कितने प्यारे तरीके से जीना चाहिए, हमें अपने बच्चों के बचपन को कैसे जीना, हमें भी तो जीना है उस बचपन को। बिल्कुल। हम जीना भूल गए, बच्चों के साथ बच्चा होना भूल गए। तो जब हम बच्चों के साथ बच्चा हो जाएंगे तो हम वो भी अपना बचपन जी पाएंगे और हम भी उनका बचपन जी पाएंगे। तो बहुत ही प्यारा शुभांगी जी, आज इतना आनंद आया है मुझे अपने ही भी बचपन में जाकर, और मेरे सारे दर्शक भी जितने ध्यानी मित्र हैं आज सब अपने अपने बचपन में गए होंगे, अपने बचपन को उन्होंने याद किया होगा कि किस प्रकार कहाँ क्या लगा था, कौन सी चोट ने उन्हें अभी तक दुखा रही है, उनकी वो चोट उनको अभी तक, और उस चोट से कैसे पार पाए। तो बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यारा हमको मैसेज दिया। धन्यवाद नमस्ते पीएमसी में आने के लिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम सब ने इतना सब कुछ जाना, आप हमारे साथ ऐसे ही सदा जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी और नमस्ते पीएमसी के साथ।